नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं भारत, यानी कि हमारे देश के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, ये है हमारा प्यारा भारत। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि भारत जो है उसकी स्थिति क्या है। तो दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था ये पृथ्वी है और ये दो गोलार्धों में विभाजित है। इसको बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यानी कि नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। यहाँ पे दोस्तों इसको दो गोलार्धों में और बांटा गया है। तो ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, और ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो दोस्तों, सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं कि भारत जो है हमारे ग्लोब के ऊपर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों, भारत जो है ये हो गया पूर्वी और ये हो गया पूर्वी, ये हो गया पश्चिमी, ये हो गया उत्तरी और ये हो गया दक्षिणी। तो भारत जो है वो यहाँ पे है, भारत जो है वो यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जो है इसको क्या बोलेंगे, तो इसको उत्तर में तो है ही, ये उत्तर में पड़ता है और पूर्व में, तो इसको ये बोलेंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत है दोस्तों? चलिए दोस्तों, अभी स्टार्ट करते हैं भारत की स्थिति। सबसे पहले हम भारत की स्थिति के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे भारत की स्थिति, लोकेशन कहाँ है। तो हमने बात कर ली कि भारत जो है वो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, तो पहली लाइन क्या हो जाएगी इसकी, भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए, ठीक बात है दोस्तों। अब दोस्तों, भारत का हमने अक्षांश और देशांतर पढ़े थे। अक्षांश और देशांतरों के हिसाब से भारत कहाँ स्थित है, उनके बारे में भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार हम जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला इसमें है भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी पूर्वी अक्षांश में स्थित है। यही है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट। अब मैप में एक बार देख लेते हैं इसको। तो दोस्तों, जो अक्षांश रेखा यहाँ से गुजर रही है ये है 8 डिग्री और 4 मिनट, यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ से यहाँ तक जाती है, ये होती है 37 डिग्री 6 मिनट। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक बार थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। जैसे ये हमने पढ़ा था
ये मुख्य लाइन है, यानी कि प्राइम मेरिडियन, ये प्रमुख याम्योत्तर इसको बोलते हैं। और ऐसे ही एक 0 डिग्री ऐसे है और ये भी 0 डिग्री है। तो भारत जो है वो अक्षांश कौन से हैं, ये तो अक्षांश ऐसे गुजरते हैं एक एक लाइन। तो भारत जो है यहाँ से 6-8 डिग्री 4 से लेकर स्टार्ट होके 37 डिग्री 6 मिनट तक जाता है। तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश, उत्तरी पूर्वी अक्षांश में स्थित है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अभी देशांतर देखो, ऐसे देशांतर होते हैं। तो देशांतर यहाँ से स्टार्ट होगा कितना, 68 डिग्री 3री लाइन हम नोट करेंगे, भारत का देशांतर, ये विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, 25 पूर्वी देशांतर, देशांतर तक है। अभी देशांतरी विस्तार क्या है? देशांतर हमने पढ़े थे कि जो खड़ी रेखाएं हैं, यानी कि लॉन्गिट्यूड, तो लंबी रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं, अक्षांश। तो यहाँ से जो अक्षांश जा रहा है, यानी कि ऐसी ये लाइन पे जो अक्षांश जा रहा है, ये तो हो गया 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर, और यहाँ तक जो पूर्वी भारत है ये किन के मध्य है, तो 97 डिग्री 25 मिनट, 97.25 पूर्वी देशांतर, पूर्वी, क्योंकि हमने बात करी थी कि भारत जो है कहाँ है, ये 0 डिग्री हो गई और इस साइड है तो ये पूर्व में आएंगे, ठीक है। तो इनका विस्तार 68 डिग्री 7 से लेकर, जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टार्ट हो गए, 68 से स्टार्ट हो गए और 97.25 तक जाता है। 68 गुणितर 70 71 72 ऐसे जाके 97.25 तक क्या है, भारत का देशांतरी विस्तार है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तीसरा जो चौथा टॉपिक जो है वो आप डाल लो। यहाँ तक ये 3 चीज़ें हैं स्थिति के अंदर हम देखते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार आप नोट डाउन कर लो इसको। एक लाइन दोस्तों और लिख लो इसमें कि भारत का जो मानक समय है, देखिए दोस्तों 68 से स्टार्ट होता है पूर्वी देशांतर से लेके, और 97.25 तक जो है वो देशांतरी विस्तार है भारत का। अब दोस्तों एक लाइन बीच में से यहाँ पे एक और जा रही है, इसका जो है, इसका नाम है 82 डिग्री, बोल दो 82.5 डिग्री, 82.5, ये है पूर्वी देशांतर। ये इसको क्या बोलते हैं, भारत का मानक समय, या इसको ऐसे लिख दो 82.30 पूर्वी देशांतर। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 30 मिनट आएंगी, 82.30 पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो 82.5 डिग्री जो है पूर्वी देशांतर भारत का क्या है, मानक समय है। भारत का जो टाइम है वो यहाँ से कैलकुलेट होता है। ये लाइन जारी है, ये 97.25 की हो गई, ठीक है। और इसको जो मिलाती है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। तो भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आप इस प्रकार देख सकते हो। ये भारत का जो है क्या है, मानक समय है। तो भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर माना गया है, माना
गया है। अब देखिए दोस्तों, भारत का मानक समय क्या माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब देखिए दोस्तों, 68.7 पूर्वी से स्टार्ट हो गए 82.30 जो है यहाँ तक कितना डिफरेंस हो गया? तो दोस्तों इसको इसलिए माना गया है क्योंकि 15 डिग्री का डिफरेंस तो इस साइड पड़ता है और 15 डिग्री का डिफरेंस इस साइड पड़ता है। तो भारत के पूर्व और पश्चिम में कम से कम 2 घंटे का अंतर है। हमने बात करी थी कि दो देशांतरों के मध्य 4 डिग्री का अंतर होता है। तो 4 डिग्री का अंतर आप करोगे यहाँ से 68.7 से लेके 97.25 तक, तो यहाँ पे कुल मिला के 1 घंटा और 40 मिनट समथिंग जो है डिफरेंस मिलता है। तो कई बार विवाद उठता है कि जो भारतीय मानक समय है वो एक न होके 2 मानक समय होने चाहिए भारत में। जैसे अभी आप देखोगे कि कनाडा में 6 मानक समय है। मानक समय कनाडा में कितने मानक समय है? एक बार ऊपर लिख देता हूँ, इसको दिखेगा नहीं। तो दोस्तों कनाडा में 6 मानक समय है, वहीं अमेरिका में 5 है शायद, और रसिया में 11 मानक समय है। रसिया में 11 मानक समय है, लेकिन भारत में एक ही मानक समय है। तो इसका फ़र्क क्या पड़ता है? तो दोस्तों एक चीज़ बताओ, पूर्व में जो लोग उठेंगे वो 2 घंटे पहले उठ जाएंगे, उनके पास काम नहीं रहेगा, और हम 2 घंटे लेट उठते हैं, तो हम फिर लेट उठते हैं तो लेट काम पे जाते हैं। तो ये अगर पहले उठते हैं हमसे तो पहले काम पे लग जाए, उनको जो उनका टाइम टेबल है वो पहले स्टार्ट हो जाए। तो हमारे जो इंडिया में 2 टाइम टेबल होने से क्या है, समय की बचत होगी। ठीक है, पूरा और पश्चिम में 2 घंटे की बचत हो जाएगी। ये 2 घंटे पहले काम पे लग जाएंगे, ये 2 घंटे बाद में। तो 2 मानक समय इसलिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कनाडा में 6 मानक समय है, अमेरिका में 5 मानक समय है, और रूस में 11 मानक समय है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 11 मानक जो समय हैं, कहाँ पे? रसिया में। तो रूस में 11 मानक समय है, तो वहाँ पे 1-1 घंटे के ऊपर क्या है, टाइम जोन कर रखे हैं उन्होंने सेट। तो वहाँ पे किसी प्रकार की समय की दिक्कत ही नहीं होती। जैसे पूर्व और पश्चिम में हमारे 2 घंटे का डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे 12 बजेंगे तो यहाँ पे 2 बज रहे होंगे, 2 घंटे का डिफरेंस हो गया। तो ये क्या है, काम में देरी लेके आता है। इसलिए 2 टाइम जोन हो तो 1 घंटे का डिफरेंस रहे। यहाँ पे 12 बजे हैं तो 12 बजे ही काम पे लग जाए लोग, और यहाँ पे 12 बज रहे तो भी 12 बजे पे ही काम पे लग जाएंगे लोग। तो क्या है, जो डिफरेंस है वो नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसको भी एक बार नोट कर लो आप। अमेरिका में जो है वो 7 मानक समय है दोस्तों। अमेरिका में जो है वो 7 मानक समय है, और कनाडा में 6 और रूस में 11 मानक समय। लेकिन भारत में क्या है, भारत में एक ही मानक समय है। मानक समय है, ये भी नोट कर लो एक बार आप। इसके अलावा दोस्तों स्थिति के अंदर हम बात करेंगे कि भारत के इर्द गिर्द क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत के जो उत्तर में क्या है, हिमालय है। यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे ये पूरा जो क्षेत्र है हिमालय प्रदेश का है। यहाँ से लेकर ये पूरा क्षेत्र क्या है, हिमालय बना हुआ है। तो उत्तर में भारत की क्या है, हिमालय। भारत के दक्षिण में क्या है, तो दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। भारत के नाम पे उसका नाम रखा गया है, और उसका क्या नाम है, हिंद महासागर। पूर्व में क्या है, तो पूर्व में एक तो देश पड़ता पाकिस्तान, और पूर्व में अरब की खाड़ी भी है। नहीं सॉरी, पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, और एक देश है म्यांमार। यदि बात करें पश्चिम में तो अरब की खाड़ी है। पश्चिम में क्या है, अरब की खाड़ी। ठीक है, तो दोस्तों हम ऐसे लिख सकते हैं
कि भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण में क्या है हिंद महासागर। तो भारत क्या है, इनसे घिरा हुआ है। अरब की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर है, ठीक है, अरब सागर हो गया। और उत्तर में ये जो है वो है हिमालय, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ हिमालय। तो इनसे क्या भारत क्या हुआ, घिरा हुआ है, ठीक है। दक्षिण में हिंद महासागर, चारों तरफ जो है भारत की ये स्थित है। इसके बाद में क्या बात करें हम कि जो भारत का अक्षांशीय देशांतरी विस्तार हमने जान लिया, चारों तरफ की जो स्थिति है वो जान ली। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत की साइज की। अब देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं भारत के साइज की, कि भारत की जो साइज है वो कैसी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम एक बार इसकी आकृति की बात करते हैं। तो भारत की जो आकृति आपको दिखाई दे रही है वो कैसी है, समकोणीय चतुर्भुज है। देखिए चतुर्भुज है, यानी कि ऐसे, ठीक है। तो समकोणीय चतुर्भुज इस प्रकार की आकृति है भारत की, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए भारत का जो दक्षिणी भाग है वो क्या है, एक प्रायद्वीपीय भाग है। ये जो पार्ट है भारत का, ये क्या है, एक प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप किसको बोलते हैं, पेनिनसुला जो पार्ट है इसको क्या प्रायद्वीप बोलते हैं इसको। ये हो गया प्रायद्वीप। ऐसा भूमि का ऐसा पार्ट जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, पानी से, तीन तरफ से पानी हो, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर। तो ये ऐसा क्षेत्र होता है जो तीन साइड से किससे, पानी से घिरा होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप बोला जाता है, पेनिनसुलर, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणी जो भाग है वो प्रायद्वीप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको एक बार देख लेना है। इसके बाद में हम बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की, कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों पूरा भारत जो है उसका क्षेत्रफल कितना है, तो ये बात करते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर, यानी कि भारत की जो पूरी लैंड है वो कितने हेक्टेयर में फैली हुई है, कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। तो ये है 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है, जो विश्व का 2.4% विश्व का हिस्सा है। यानी कि विश्व में ये 100% है, तो 2.4 पृथ्वी जो का हिस्सा है वो अकेला किसका है, भारत का पार्ट है। इतना 2.4% जो है वो अकेला भारत रखता है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं कि भारत के स्थलीय क्षेत्रफल की, यहाँ से लेके स्थलीय, ये जो है स्थल, यहाँ पे तो क्या है, समुद्र, यहाँ तक तो है, यहाँ से ऐसे घूम के आते हैं हम, ये तो क्या है स्थलीय, यहाँ तक ऐसे जाएंगे और पूरे क्षेत्र को इसको बोलते हैं स्थलीय भाग। और नीचे जो है तटीय भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक,
यहाँ तक बांग्लादेश से टच होके यहाँ पे पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ से लेके जो तटीय क्षेत्र ये क्या है, स्थलीय भाग। तो हम बात करते हैं स्थलीय भाग की, स्थलीय भाग का क्षेत्रफल, या इसको एक बार इसको नोट डाउन करो आप, ऊपर लिखवाता हूँ, दिखेगा नहीं है। अभी देखिए दोस्तों, इसके बाद में हम स्थलीय भाग की बात करते हैं, यानी कि 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर तो इसका पूरा क्षेत्रफल है। बात करें यहाँ से लेकर उत्तर में जितना भी स्थल भाग जो है भारत से टच होता है उसका कितना किलोमीटर है, तो उसको 15,200 जो किलोमीटर है वो क्या है, स्थलीय भाग है यहाँ तक। अब बात करते हैं जलीय, यानी कि यहाँ से लेकर जो तटीय क्षेत्र है भारत का वो कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, तो जलीय भाग जो है 7,516 किलोमीटर। इसमें इंक्लूड कौन कौन से हैं, जैसे भारत के कुछ लक्षद्वीप इस साइड है और अंडमान निकोबार द्वीप जो हैं वो इस साइड फैले हुए हैं। तो उनका दोनों को शामिल करके ही यहाँ पे इतना किलोमीटर जलीय भाग भारत का माना जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए इसको नोट करो। इसके बाद में हम बात करते हैं भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण की दूरी, यानी कि इसको ऐसे लिख लो, ये दूरी बात करेंगे पहले इस साइड की और फिर पूर्व से पश्चिम की। तो उत्तर से दक्षिणी विस्तार और पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्वी विस्तार। इसका क्या मीन्स हुआ, उत्तर से दक्षिण विस्तार, उत्तर से लेकर यहाँ तक कितना फैला हुआ, कितना किलोमीटर है भारत, तो उत्तर से लेके दक्षिण तक 3,214 किलोमीटर। यदि आप डिस्टेंस देखो जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक तो कितना किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्वी विस्तार कितना है, तो 2,933 किलोमीटर जो है पूर्वी विस्तार है भारत का। यानी कि भारत गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक कितना किलोमीटर है, ये कितना किलोमीटर है, ये है पूरा 2,933 किलोमीटर। तो कहने का मीन्स क्या समझे हम, कि भारत का जो है उत्तर से दक्षिणी विस्तार क्या है, ज़्यादा है, और ये क्या है, कम है। यानी कि उत्तर से दक्षिणी विस्तार जो है वो है ज़्यादा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों हम कुछ पूर्वी जो बिंदु हैं, जैसे भाई आखिरी छोर जो है उत्तर में कौन सा है और दक्षिणी छोर भारत का कौन सा है, पश्चिम में कौन सा है और पूर्व में भारत का आखिरी छोर कौन सा है, जहाँ पे भारत की सीमाएं खत्म होती हैं। तो बात करें हम पूर्वी बिंदु, पहले उत्तरी बिंदु कर लेते हैं। उत्तरी बिंदु है इंदिरा कोल, जो कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। आखिरी जो पॉइंट है भारत का वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में कौन सा है, इंदिरा कोल। फिर दक्षिणी बिंदु की बात कर लेते हैं। तो दक्षिणी जो बिंदु है वो अंडमान निकोबार में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको, इंदिरा पॉइंट। ये 2004 की सुनामी में जो है वो थोड़ा सा ख़त्म भी हो गया था, यानी डूब गया था। बात करें हम पश्चिमी बिंदु कौन सा है, इंदिरा कोल J&K में है। ये है अंडमान निकोबार में। पश्चिमी बिंदु गुजरात में गौर माता, ये कहाँ पे है, गुजरात में। और बात करें हम पूर्वी बिंदु की,
तो ये है कौन सा पूर्वी बिंदु, कौन सी है, किबिथु। किबिथु कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल। ये यहाँ तक 4 पॉइंट है, ये भी आपको लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, यानी कि उत्तर में इंदिरा कोल और अंडमान में भारत की जो भूमि है जहाँ तक, वहाँ पे है इंदिरा पॉइंट, पश्चिम में गौरमाता गुजरात में, और पूर्व में है किबिथु अरुणाचल प्रदेश में। तो ये है भारत की भूमि की आखिरी पॉइंट 4। इसके बाद में हम भारत की बात करेंगे, जो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से। चलिए दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद में हम नया टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? भारत के पड़ोसी देश, नेबरिंग कंट्रीज, हमारे जो नेबर हैं वो कौन कौन से हैं? तो दोस्तों हमारे जो है 5-7 जो है नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सबसे बड़ा जो, पहले तो हम बात करें स्थलीय, यहाँ पे स्थलीय भाग की। तो स्थलीय भाग में पश्चिम में है पाकिस्तान, उत्तर में है अफगानिस्तान, इस साइड तिब्बत है, स्थलीय भाग में ही चीन है, नेपाल है, भूटान है, इस साइड म्यांमार है और बांग्लादेश है। ये तो स्थलीय हो गए। अब 2 देश जो हैं वो हमारे जलीय नेबरिंग कंट्री है, यानी कि जल से संबंधित है वो हमारे, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, तो इसमें ऐसे लिख लो, पहला है चीन, दूसरा है पाकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, तीसरा जो है बांग्लादेश, चौथा है अफगानिस्तान। देखिए अफगानिस्तान की वैसे सीमा भारत से बहुत कम लगती है, और जो लगती है वो पीओके में लगती है, तो वैसे शामिल नहीं करते, लेकिन पीओके हमारा ही हिस्सा, इसलिए हम इसको शामिल कर लेते हैं। अफगानिस्तान, म्यांमार, ठीक है, नेपाल और ये हो गया भूटान। ये जो 5 हैं, 7 जो देश हैं, ये क्या हैं, स्थलीय पड़ोसी देश। अब 2 देश जो हैं, एक तो हो गया कौन सा, श्रीलंका, और दूसरा जो है मालदीव। ये दोनों देश कौन से हैं, ये हो गए जलीय पड़ोसी देश, यानी कि हमारे पड़ोसी हैं, लेकिन ये जलीय भाग में है पड़ोसी देश। ये 2 हैं, और ये कितने हो गए, स्थलीय कितने हो गए, 3 3 4 7 हो गए। तो ये 7 है। कुल हमारे पड़ोसी देश कितने हैं, 9 पड़ोसी देश हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, ये नोट कर लो एक बार। तो दोस्तों ये हमारे हो गए पड़ोसी देश, कुल पड़ोसी देश हैं 9। इसके बाद में बात करेंगे हम कि जो जलीय जो पड़ोसी देश है वो 2 हो गए, श्रीलंका और मालदीव। अब दोस्तों लैंड शेयर कितने करते हैं, यानी कि जो स्थलीय भाग है वो कितना जो है इनके साथ हम शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान के साथ यहाँ से स्टार्ट होके और यहाँ तक जो है वो कितना किलोमीटर लगता है, 3310 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 80 किलोमीटर। इसके बाद में आ गया अफगानिस्तान, तो यहाँ से लेकर अफगानिस्तान की 80 किलोमीटर सीमा लगती है, जो कि लगती है पीओके से। हम इसको शामिल नहीं करते बिकॉज पीओके के ऊपर हमेशा विवाद रहता है। दूसरी चीज जो है बांग्लादेश, इसके बाद में चाइना की बात करते हैं दोस्तों। तो चाइना की है 3438 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है, यहाँ तक ये सिक्किम का पार्ट और अरुणाचल प्रदेश का टोटल जोड़ के जो है 3400 किलोमीटर जो है लैंड शेयर कौन शेयर करता है, चाइना। किसके साथ, भारत के साथ। ठीक है, इसके बाद में करेंगे नेपाल। तो नेपाल कितनी लैंड शेयर करता है अपने साथ, 1700
किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लैंड शेयर करता है वो कितना करता है, 1752 किलोमीटर। भूटान जो है वो 578 किलोमीटर, यानी कि भूटान जो है वो छोटा सा देश है, वो इतनी ही लैंड शेयर हमारे साथ करता है। इसके बाद में ये टोटल हो गई। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा लैंड शेयर जो करने वाला देश है हमारे साथ, वो है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश जो है वो 4096 किलोमीटर जो है लैंड शेयर हमारे साथ करता है। बांग्लादेश जो है पश्चिमी बंगाल यहाँ से प्रारंभ करके पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, इन सब से क्या करता है, लैंड शेयर करता है। हमारे स्टेट इससे टच होते हैं। फिर दोस्तों सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश और सबसे कम करता है अफगानिस्तान। सबसे कम करता है अफगानिस्तान, सबसे ज़्यादा करता है बांग्लादेश। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में श्रीलंका जो है वो भी हमारे साथ दोस्तों 400 किलोमीटर की जो है लैंड शेयर करता है। दोस्तों बीच में जो राम सेतु जो है इसके ऊपर हमेशा विवाद रहता है, वो जो है हम इसमें शामिल करते हैं। एक्चुअल जो है वो फैक्ट नहीं है, कंपटीशन एग्जाम के पर्पज से 400 किलोमीटर गलत है, लेकिन कई जगह इसको माना जाता है कि श्रीलंका भी हमारे साथ कितनी लैंड शेयर करता है, 400 किलोमीटर तकरीबन लैंड शेयर करता है। चलिए दोस्तों, ये हो गए हमारे पड़ोसी देश। इसके बाद में हम जानने की कोशिश करते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इंडिया, कि जो इंडिया है उनमें भौतिक राजनीतिक बात करते हैं, राजनीतिक भारत की बात करते हैं, यानी कि राजनीतिक पार्ट कौन कौन से हैं। तो भारत में राजनीतिक भारत, तो दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा काम देता हूँ, आपको आइडेंटिफाई करना है इंडियन स्टेट और जो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं उनको कि कहाँ कहाँ है, कौन कौन से स्टेट हैं। तो राजनीतिक भारत में 29 राज्य 29 राज्य वह 8 केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए दोस्तों, 29वां राज्य तेलंगाना बना था 2004 में। ठीक है दोस्तों, वापिस अब जो है वापिस कितने हो गए, 28 हो गए, 28। जम्मू कश्मीर को जो है, जम्मू कश्मीर को अभी थोड़े दिन पहले जम्मू कश्मीर की जो धारा 370 खत्म करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है एक क्या कर दिया, यूनियन टेरिटरीज कर दिया। ठीक है, तो 28 हो गए वापिस। तो लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है दोस्तों, वही दोस्तों जो नागर हवेली द्वीप थे, ठीक है, और जो यहाँ पे 2 जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको आपस में मिला के एक कर दिया गया। ठीक है, तो दोस्तों आपको 29 स्टेट और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं वो लिखने हैं और सर्च करने हैं। मैं यहाँ पे नहीं बता रहा आपको, ठीक है, ये आपको खुद को सर्च करना है कि कौन कौन से घटा दिए और कौन कौन से बढ़ा दिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में हम बात करते हैं भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन, थोड़ा सा दोस्तों आपके लिए भी मैं काम छोड़ देता हूँ जिससे आप भी सब्जेक्ट से कनेक्टेड हो पाओ और आप भी थोड़ी बहुत रिसर्च कर पाओ। ठीक है, तो इसके बाद में हम बात कर रहे हैं फिजिकल डिविजन्स। फिजिकल डिविजन्स, तो ये क्या होते हैं, भारत के भौतिक विभाजन कौन कौन से। तो दोस्तों इस साइड जो है वो तो है क्या, हिमालय प्रदेश। तो पर्वतीय, पहला जो है भौतिक विभाजन कौन सा है,
उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको मैं ऐसे बोलूं कि माउंटेन रीजन, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में सेकंड इज उत्तरी मैदान, उत्तरी विशाल मैदान। दूसरा पार्ट कौन सा हो गया? उत्तरी मैदान। तो प्लेन रीजन, यहां से दोस्तों, यहां से ये जो पूरा एरिया है भारत का, यहां तक ये क्या है? मैदान है। ये क्या हो गया? हिमालय क्षेत्र हो गया, ठीक है। तीसरा जो है दक्षिणी प्रायद्वीपीय, प्रायद्वीप क्या होता है? जो 3 साइड से पानी से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय। पठारी प्रदेश, ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर रीजन, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं प्लेट्यू रीजन, ठीक है। फोर्थ इज तटीय प्रदेश। तटीय प्रदेश कौन से हो गए? कोस्टल रीजन, फिफ्थ कौन सा हो गया? द्वीपीय प्रदेश। द्वीपीय प्रदेश कौन से होते हैं? आइसलैंड रीजन। और सिक्स्थ कौन सा है? थार पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो इसको डेजर्ट रीजन बोलते हैं। तो दोस्तों ये नोट कर लो, ये भारत का क्या है? फिजिकल रीजन है। भारत का जो छठा है ये महामरुस्थल, इस साइड है भारत का, ठीक है। फिर उत्तरी विशाल मैदान हो ही गया, ये इसको बोलते हैं मैदानी प्रदेश, इसको बोलते हैं पठारी प्रदेश, पठार हो गया। ये हो गए तटीय कोस्टल रीजन भारत का, ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, यानी कि पश्चिमी घाट, और ये हो गया पूर्वी घाट, यहां से लेके यहां तक, ठीक है। ये हो गए आइलैंड, यानी कि द्वीपीय प्रदेश हो गए। और पश्चिमी महामरुस्थल ये यहाँ पे मरुस्थल थार, जिसको बोलते हैं थार मरुस्थल, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम इनको विस्तार से थोड़ा देख लेंगे। तो दोस्तों ये हमारे क्या है? भारत के भौतिक विभाजन, फिजिकल डिविजन्स ऐसे करेंगे। उत्तरी पूर्वी प्रदेश माउंटेन रीजन, उत्तरी विशाल मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, तटीय प्रदेश, द्वीपीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर में हिमालय हो गया, उसके नीचे मैदान, उसके नीचे पठारी भाग, उसके जो पश्चिम में है पश्चिम घाट, कोस्टल रीजन हो गए, पूर्वी कोस्टल रीजन, यहाँ पे थार मरुस्थलीय प्रदेश, यहाँ पे आइलैंड यानी कि द्वीपीय प्रदेश। तो भारत को भौतिक विभाजन के रूप में 6 रूपों में बांटा गया है, ठीक है दोस्तों। उत्तरी पर्वतीय, विशाल मैदान, पठारी प्रदेश, तटीय, द्वीपीय और मरुस्थलीय प्रदेश। इसको लोकेटेड आपको कर लेना है और इसको और भी तरीके से आपको समझना है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करते हैं ये हमारे रीजन हो गए। अभी दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको बेसिक नॉलेज इनके बारे में बताता हूँ। अभी देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि जो भौतिक प्रदेश हैं, भारत के 6 भौतिक प्रदेशों की हमने बात करी कि हिमालय, मैदान, पठार, तटीय भाग, थार और द्वीपीय देश। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पर्वतीय प्रदेश कौन सा है। तो पर्वतीय प्रदेश जो है भारत का ये है जो उत्तर में स्थित है।
यानी कि जो ये पूरा प्रदेश है वो कौन सा है, ये कौन सा है, ये पूरा प्रदेश है पर्वतीय प्रदेश है। अब बात करते हैं कि इसमें सबसे उत्तर में जो है उसको तो बोलते हैं वर्ध हिमालय, जो उत्तर में स्थित है। विश्व की जो सर्वोच्च चोटियां हैं वो वर्ध हिमालय में ही पाई जाती हैं। इसके बीच में जो है उसको बोलते हैं कौन सा, मध्य हिमालय, यानी कि हिमाचल जो का आसपास का क्षेत्र है उसको हिमाचल हिमालय बोला जाता है। और इसके दक्षिण में जो है शिवालिक श्रेणियां पाई जाती हैं, तो इसको बोलते हैं दक्षिणी हिमालय। ठीक है, तो दक्षिणी में शिवालिक पर्वत श्रृंखला आती है। दूसरी बात करें दोस्तों कि भारत के उत्तर में स्थित है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2500 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। ठीक है, बात करें मैदानी प्रदेश की, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो दोस्तों इसको गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। दोस्तों एक रिवर निकलती है यहाँ से, नदी सिंधु यहाँ से एक गंगा जाती है बांग्लादेश होके, और यहाँ से एक तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, ये तीनों नदियाँ इन्हीं के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के द्वारा इन मैदानों की रचना हुई है। तो हम इसको क्या बोलते हैं कि गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का ये मैदान है, यहाँ से पाकिस्तान और बांग्लादेश और इंडिया में, इसको क्या बोला जाता है, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इनके द्वारा जलोढ़ निक्षेप क्या होते हैं, तो जलोढ़ निक्षेप वो चीज़ें होती हैं जो नदी अपने साथ बहाकर कंकर, पत्थर, मिट्टी, ठीक है, सिल्ट वगैरह लेके आती है। ठीक है, उनको वो ले जाके कहाँ डिपॉजिट कर देती है, निक्षेप कर देती है, जमाव कर देती है, तो उसी से क्या बनते हैं, मैदान बनते हैं, जो भारत का मैदान बना है। बात करें, ये जो मैदान है यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, यानी कि जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगी, कहाँ पे, मैदानी क्षेत्रों में। इसके बाद में यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है, खेती की जाती है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से मैदानी प्रदेश यानी कि प्लेन्स जो हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे पठारी रीजन की। पठारी रीजन क्या होता है, पठारी रीजन अभी देखिए दोस्तों, इसके बाद में बात करें हम पठारी भाग की, पेनिनसुलर जो रीजन है वो कौन सा है, तो दोस्तों ये जो वी आकार का प्रदेश है, वी आकार का प्रदेश है, ये कौन सा है, पठारी भाग। इसको बोलते हैं डेक्कन पठार, भारत का डेक्कन पठार। ये वी आकार का है, यानी कि आकृति कैसी है, त्रिभुज आकार, और धरातल जो है इसका क्या है, समतल न होकर क्या है, उबड़ खाबड़ जैसा है। फिर ठीक है, पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पे जो है इसका एक छोटा सा पार्ट और है अरावली पर्वत श्रृंखला, ये भी किसका है, पठारी भाग ही है। ठीक है, और फिर यहाँ पे विंध्यन श्रृंखला मिलती है, विंध्यन श्रृंखला, और यहाँ पे क्या मिलती है, सतपुड़ा। सतपुड़ा और विंध्यन से होकर ही कौन सी रिवर गुजरती है, नर्मदा घाटी से ही होकर नर्मदा नदी निकलती है। यहाँ पे विंध्यन श्रृंखला और यहाँ पे सतपुड़ा श्रृंखला, इनसे होकर नर्मदा नदी निकलती है। बात करें पठारी भाग में पश्चिम से कुछ, यहाँ से कुछ रिवर्स निकलती हैं और वो पूर्वी क्षेत्र में ऐसे जाती हैं। ये कौन कौन सी हैं, तो इनमें से एक तो महानदी है, यहाँ से महानदी जाती है, फिर आ गई गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ऐसे कुछ जो नदी हैं वो भी किसका भाग है, पठारी भाग की। आगे क्लासों में हम बात करेंगे विस्तार से कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकल रही है। अब बात करें तटीय प्रदेशों की, तो कोस्टल रीजन कौन कौन से होते हैं, तो ये है कोस्टल रीजन यानी कि तटीय क्षेत्र। तो तटीय क्षेत्र जो है इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट थोड़ा सा क्या है, उठा हुआ है, यानी कि पूर्वी जो घाट है वो दबा हुआ है और ये उठा हुआ है। यहीं पर एक पर्वत श्रृंखला पाई जाती है, इसी को पश्चिमी घाट बोला जाता है। दूसरा नाम इसका क्या है, सह्याद्री, दूसरा नाम है इसका सह्याद्री। पश्चिमी घाट में ही यहाँ पे कुछ जो है तटीय मैदान है, इसको क्या बोला जाता है, तटीय मैदान, या पश्चिमी तटीय मैदान इसको बोला जाता है। वहीं बात करें हम पूर्वी तट की, तो पूर्वी तट भी यहाँ से प्रारंभ होकर और यहाँ तक दक्षिण तक फैला हुआ है। इनमें से विभिन्न प्रकार की नदियाँ गुजरती हैं, मुहाने यानी कि डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। पूर्वी घाट मैदान भी यहाँ पे स्थित है। ठीक है दोस्तों,
और ये मुहाना क्या होता है? मुहाना जो है जिसको डेल्टा, जैसे नदी आई और नदी कुछ विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ जो है वो लेके आती है और उनको महासागर में मिलने से पहले डिपॉजिट कर देती है, यानी कि वहाँ पे छोड़ देती है, निक्षेप कर देती है। तो वहाँ पे समुद्र और नदी का जो मिलाप होता है और वहाँ पे विभिन्न प्रकार के अवशिष्ट पदार्थ जो है जमा हो जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? डेल्टा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी ही बनाती है। यहाँ इसको आप नोट डाउन कर सकते हो कि विश्व का सबसे जो बड़ा डेल्टा है वो कौन बनाता है? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। लास्ट बच गए द्वीपीय देश। द्वीपीय प्रदेश इसको बोलते हैं हम आइसलैंड रीजन। ये कौन से हो गए? तो दोस्तों अरब सागर में लक्षद्वीप, जो लाख द्वीपों का समूह है, इसको बोला जाता है। और अन्य द्वीप बने हुए, वहीं बंगाल की खाड़ी में कौन से हैं? अंडमान वह निकोबार द्वीप बने हुए हैं। देखिए दोस्तों, अरब सागर में यहाँ पे कौन से? मिनिकॉय, लक्षद्वीप, यहाँ पे द्वीप बने हुए हैं जो क्या भारत की ही सीमा में आते हैं। तो ये हमारे क्या है? द्वीपीय प्रदेश है। यहाँ पे जनसंख्या कम मिलती है, लेकिन हमारे राजनीतिक पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यही बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारे कंप्लीट हो गए क्या? भौतिक प्रदेश। इसके बाद में डेजर्ट की बात करते हैं। ये हमारा क्या है? थार मरुस्थल। इसमें लिख लो थार मरुस्थल पश्चिमी भारत का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 50 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, वनस्पति का जो है वो यहाँ पे कम मिलती है, इसी कारण यहाँ पे डेजर्ट बन पाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है भारत का पश्चिमी क्षेत्र में हमारा एक रीजन हो रहा है थार डेजर्ट। ठीक है, ये हमारे कंप्लीट हुए। अब दो चीज़ें आई थी दोस्तों, डेल्टा जो हो गया, हमने बताया कि नदी और समुद्र जब मिलते हैं और वहाँ पे कुछ मिट्टी जमा हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है? डेल्टा। एक स्टार लगा के लिख लो, सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा वह ब्रह्मपुत्र नदियाँ बनाती हैं। और यहाँ पे वनस्पति भी मिलती है दोस्तों, उसका नाम है मैंग्रोव वनस्पति। ठीक है दोस्तों, तो सुंदरवन जो डेल्टा है वो यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में नदी जब दोनों पड़ती हैं उससे पहले मुहाने की रचना करती हैं। समुद्र और नदियाँ जब मिलती हैं और उनके बीच में क्या वो हो जाते हैं? अवशिष्ट पदार्थ जमा हो जाते हैं, मिट्टी वगैरह जमा हो जाती है, उसी को क्या बोला जाता है? डेल्टा मुहाना। ठीक है, यानी कि नदी द्वारा अवशिष्ट पदार्थों का जमाव। ठीक है, और नदी वह समुद्र का मिलन। तो दोस्तों, जहाँ पे समुद्र और नदी मिलती है वही क्या है? मुहाना है, जहाँ पे जाके वो पड़ती है, जिसमें समुद्र में पड़ती है। ठीक है, फिर डेल्टा, तो डेल्टा वही है, अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोला जाता है? नदी में, यानी समुद्र में गिरने से पहले नदी अपशिष्ट पदार्थ जमा करती है, उनको डेल्टा बोलते हैं। सबसे बड़ा विश्व का जो है सुंदरवन डेल्टा है। तो दोस्तों, हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले भारत की जलवायु। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।